जय हिंद दोस्तों, आपको अपना चैनल सूरज पथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 6 तक देख लिए थे और आइए वीडियो पार्ट 7 होगा और हम लोग प्रश्नावली 1.2 पर चल रहे थे। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हल कर लिया था। अब अगले क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर पहुँच गए हैं? 5 पर पहुँच गए हैं। कितना? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर, किस पे? तो यानी शून्य यानी 0 पर समाप्त हो सकती है। नहीं जी, यही ना सवाल है। तो आप इसको बुक भी निकाले होंगे सामने एनसीईआरटी का और उसी सवाल को भी पढ़िएगा आप और इसको सवाल को जो कहना क्या चाहता है उसको हम लोग जवाब देंगे। कहता है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए n यानी कि नेचुरल नंबर, तो किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के पावर जो n है यानी कि n प्राकृतिक संख्या होगा, तो कहता है कि क्या इसको 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, इसको आप जांच करके बताइए। तो चलिए इसको हम लोग स्टेटमेंट से कैसे साबित करना है उसको देखते हैं। तो देखिए, अगर कहता है कि 6 के पावर n है, कितना? 6 के पावर n है, तो अगर n यहाँ पे क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है? तो 1 से, है ना, 0 से तो होगा नहीं, यानी कि n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, मतलब बहुत सारे प्राकृतिक संख्या होंगे। यानी कि जब 6 के पावर n बराबर 1 2 3 4 5, तो 6 n के जगह पर पहले कितना लीजिएगा? 1, तो 6 के पावर 1 यानी कि 6 रह जाएगा। 6 के पावर 2 लीजिए, 6 के पावर 2 लीजिएगा तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। इसी प्रकार 6 के पावर 3 लीजिए तो 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216। ऐसे तो हम लोग बेसिक रूप से अगर देखें तो 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। देखिए 6 के पावर अगर n बराबर 1 लिए तो लास्ट में कितना मिला? 6 के पावर अगर 2 किए तो 6 का स्क्वायर 36, इसमें भी कितना पर समाप्त हो रहा है? 6 पर समाप्त हो रहा है लास्ट में, है ना। अगर 6 के पावर 3 लिए तो भी इसका 6 का क्यूब किए तो 216, यानी कि इस पे भी 6 पर समाप्त हो रहा है। नहीं, लेकिन ये कहता है कि 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। तो हम लोग तो समझ गए कि 0 पर समाप्त नहीं होता है, लेकिन इतना समझने से हम लोग को नहीं ना चलेगा, हम लोग को स्टेटमेंट यानी कथन लिखने पड़ेगा। ऐसे तो समझ गए और देख भी लिए कि 0 पर समाप्त नहीं होता है। 6 के पावर अगर यानी n के जगह कुछ भी संख्या ले लीजिए, एक प्राकृतिक संख्या n यानी प्राकृतिक संख्या कुछ भी लीजिएगा तो कभी भी 0 पर समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे उसको हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, मैंने इसको यहां एक्सप्लेन किया है कि यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर यानी 0 पर समाप्त होगी जब वह 2 तथा 5 से विभाजित होगी। देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए 2 तथा 5 से विभाजित होना जरूरी है। ठीक, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है क्योंकि 6 के पावर n बराबर, 6 को आप गुणनखंड तोड़िएगा, 6 को गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 तिया 6 और फिर 3 से लगाइएगा तो 1, यानी कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 3 के रूप में आ रहा है, 2 तथा 3 के रूप में आ रहा है। और हम बोले कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी जब वह 2 तथा 5 से विभाजित होगा, यानी कि उसका गुणनखंड 2 तथा 5 के रूप में आना चाहिए, तब न उसका पावर जो प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होगा। लेकिन यहां तो देख रहे हैं कि 2 तथा 3 के रूप में आ रहा है, इसलिए हम बोले कि यह संभव नहीं है क्योंकि 6 के पावर n बराबर 6 का गुणनखंड तोड़े तो 2 3 के रूप में आ गया। ठीक है, अब उसको हम लोग आगे देखते हैं। फिर लिखें कि इसलिए 6 के पावर n के गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 ही आ रहा है। जब हम 6 का गुणनखंड तोड़े तो 2 तथा 3 ही आ रहा है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता हमें यह निश्चित करती है कि 6 के पावर n के गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 ही प्राप्त होगा। आप 6 के कितना बार भी गुणनखंड तोड़िए तो 2 और 3 ही प्राप्त होता है, यही ना जी, प्राप्त होगा। अतः ऐसी कोई संख्या
अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिस पर छौके पामर n 0 पर यानी शून्य पर समाप्त होगा। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है ना। आप इसको यहाँ पे समझिए लिए कि छौके पामर n और n क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। इसको समझाने के लिए भी हम लोग इसका दिखा दिए और यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिख लिए। यही सवाल था, ठीक है, और कोई विशेष सवाल इसमें नहीं था। अगर 0 पर समाप्त होना है तो उसको 2 तथा 5 से विभाजित होना चाहिए। अब उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बढ़िया से, है ना, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको हम मिटा देते हैं नीचे। आप इसको अच्छा से कॉपी में निकाल के और सवाल को नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं और फिर उसका हम लोग जवाब देते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आप यहाँ बोर्ड पे भी पढ़िए और हम भी पढ़ रहे हैं। हम लोग दोनों पढ़ेंगे और फिर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन 6 नंबर कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस के 13 और 7 गुने 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आप पीछे वीडियो में भी देखे हैं कि भाज्य संख्या पे हमने चर्चा किया है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो हमने बोला था कि वैसी संख्या, क्या, वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी भी संख्या से कटे, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा भी बोले थे कि वैसी संख्या, है ना जी, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, है ना, 2 से अधिक होना चाहिए। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए, इसी को हम लोग कहता है कि भाज्य संख्या क्यों है, तो इसी क्यों को हम लोग जवाब देते हैं कि क्यों है, कैसे है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 संख्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक और फिर इधर यहाँ से यहाँ तक एक संख्या और यहाँ से यहाँ तक दूसरी संख्या है। तो पहले इस संख्या को हम लोग लिख लेंगे। तो कहता कि 7 गुना 11 गुने 13 और प्लस के 13। पहले इसको कहते हैं कि भाज्य संख्या क्यों है, फिर एक बार हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे क्या करते हैं ना कि देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 13 2 ठग है, तो हम लोग इसको पहले कॉमन करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे ना कि 13 हम लोग दोनों ठग से कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचा, 7, फिर बचा गुने में 11, है ना, और फिर यहाँ पे 13 तो कॉमन हो गया, 13 क्या हो गया, कॉमन बाहर आ गया, प्लस के चिन्ह देंगे और फिर ये भी जब 13 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया, O1 बच गया। यानी कि 13 से आप इसमें फिर गुना कीजिएगा तो फिर ऊपरे वाला ही संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ से 13 भी बाहर निकाल दिए, यहाँ से भी 13 बाहर निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचा, 7 बचा और 11 लिख दिए। अगर यहाँ 1 लिखते भी गुना में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस था तो प्लस 13 तो कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे O1, तो फिर हो गया 13। पहले ब्रैकेट को हल कर लीजिए, 11 से 7 में गुना कीजिएगा तो 11 सते 77 हो गया और प्लस के O1 हो गया, तो 13, है ना, और ब्रैकेट हटाइए तो क्या के चिन्ह, गुना, और 77 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 78। यानी कि 13 और 78 का जो गुणनफल होगा, यानी कि 13 और 78 में जब गुणा कीजिएगा तो एक बड़ा संख्या मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो बड़ा संख्या मिलेगा वो 13 से भी विभाजित होगा और 78 से भी विभाजित होगा, और वे खुद बड़ा संख्या से ही खुद विभाजित होगा। यानी कि ये प्रूफ हो गया कि क्यों हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि इसलिए बोल सकते हैं कि 7, है ना, इसलिए 7 गुना 11 गुना 13, है ना जी, और प्लस के 13 एक कैसा संख्या है, भाज्य संख्या है। कैसा संख्या है, एक भाज्य संख्याएं हैं। कैसा संख्या है, तो भाज्य संख्याएं हैं। ये हो गया, समझे। मतलब कहने का मतलब कि 13 और 78 में जब गुना करेंगे तो एक बड़ा संख्या मिलेगा कि ना। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो एक बड़ा संख्या मिलेगा, जो भी गुना करके आ जाए। और जब बड़ा संख्या मिलेगा तो संख्या 13 से भी कटेगा। किसको से कटेगा,
13 से भी कटेगा और 78 से, दोनों से कटेगा और बड़ा संख्या जो आएगा वो खुद से भी कट जाएगा, यानी कि 2 से ज्यादा गुणनखंड मिला और एक 13 और 78 तो गुणनखंड होगा ही होगा। या कहने का मतलब यही था, समझे। तो चलिए ये सवाल तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हो गया, दर्शाना था दर्शा दिए, है कि नहीं। यानी कि लिख दे कि इसलिए 13 11 और 7 11 13 प्लस 13 एक कैसा संख्या है, तो भाज्य संख्या। ये तो मेरा एक आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा पार्ट इसको देखते हैं, दूसरा सवाल जो कह रहा था उसको हम लोग निचोड़ देखते हैं कि क्या कहता है। इसमें था 7 गुने 6 गुना 5 गुना में 4 और गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 और प्लस के 5। यहां भी देख रहे हैं कि 5 है और प्लस में इधर भी 5 है, तो दोनों संख्या में से 5 मैंने कर लिया कॉमन। क्या कर लिया, कॉमन। तो यहां पे हो गया 7 गुना 6, 5 तो मैंने बाहर निकाल दिया, तब क्या लिखाएगा 4, फिर गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 और 5 भी मैंने बाहर कर लिया कॉमन, उभयनिष्ठ था, तो यहां पे भी क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 5। अब देखिए यहां गुना कीजिए, आप क्या कीजिएगा गुना, तो गुना कीजिएगा तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 है ना जी, गुने 2 गुने 1। अगर यहां से यहां तक आप गुना कीजिएगा तो आएगा 1008। आप गुना करके देख लीजिए आप कॉपी पर, और यहां प्लस में कितना था तो 1 लिख लिए, 5 ब्रैकेट हटेगा, गुना 1008 में अगर 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1009। कितना होगा 1009। अब भी बताइए कि 5 और 1009 में जब गुना करेंगे तो एक बड़ा संख्या मिलेगा। अरे कोई संख्या मिलेगा ना जी गुना करने से, तो जब एक बड़ा संख्या मिलेगा भैया तो 5 से भी विभाजित होगा बड़ा संख्या और 1009 से भी विभाजित होगा, और ये जो बड़ा संख्या है जो खुद से भी विभाजित होगा, क्या खुद से भी कटेगा और 5 से भी कट जाएगा और 1009 से भी कट जाएगा, यानी कि ये भी एक भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो है, होगा कि नहीं है। तो यहां पे भी लिख देंगे, क्या यहां पे भी लिखना पड़ेगा हम लोग को कि यही ना, यहां पे भी लिखना पड़ेगा कि इसलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 है ना जी, और गुने में 1 और प्लस के 5 एक कैसा संख्या है, तो एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या हो रहा है कि इन दोनों संख्या को जो गुणनफल होगा एक बड़ा संख्या देगा। कैसा संख्या देगा, एक बड़ा संख्या देगा, और जब बड़ा संख्या देगा इन दोनों का, जैसे कि यहाँ पे भी इन दोनों का भी गुणनफल एक बड़ा संख्या मिलेगा और 13 से भी कटेगा, 78 से भी, और खुद से भी बड़ा संख्या से कट जाएगा। यहाँ पे भी देखें कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा 5 और 1009 का, ये भी एक बड़ा संख्या देगा और बड़ा संख्या 5 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा और वे खुद से भी कटेगा, इसलिए हम बोले कि यह कैसा संख्या है, भाज्य संख्या है। तो क्यों हुआ आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे मैंने लिखा नहीं हूं, थोड़ा सा लिखा हूं, और इस सवाल को हम मौखिक पढ़ के सुनाते हैं, और आप लोग बुक निकाले होंगे एनसीईआरटी, तो आप लोग को पता ही होगा पहले से। इस सवाल में कहता है कि किसी खेल के मैदान में, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई एक खेल का मैदान है, ठीक है, तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ, पथ मतलब रास्ता, कैसा, तो वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में, है ना जी, एक के समय पर और एक के बिंदु से चलते हैं, ठीक है, और दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। तो कहता है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि, और रास्ता कैसा है, तो वृत्ताकार पथ है। कैसा, वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार, कैसा, वृत्ताकार पथ है, मतलब कि इसके गोले गोले उन लोगों ने चक्कर लगाता है। इस स्थान पे मान लीजिए
कि यहाँ पे भी सोनिया खड़ा है और यहीं पे रवि खड़ा है। एक का नाम है रवि और एक का नाम है सोनिया। कौन? सोनिया। इन्हीं दोनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, है ना। और मान लीजिए कि दोनों इस तरीका से इधर ही दौड़ रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में यहां से दौड़ना शुरू करते हैं इन लोग दोनों ने, ठीक है, इस तरीका के। अब चलिए, तो कहता है, फिर से सवाल को पढ़िए और फिर से सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहता है कि चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है समय? तो सोनिया को 18 मिनट लगता है। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। कितना? 12 मिनट लगता है। यानी कि एक चक्कर लगाने में, समझिएगा, एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगा? 18 मिनट। कितना? 18 मिनट। और इसी एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगा? तो 12 मिनट। कितना? 12 मिनट। यहां से आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा सा। इसका मतलब कि एक चक्कर जब सोनिया लगाती है तो 18 मिनट और रवि जब एक चक्कर लगाता है तो 12 मिनट। आप खुद सोचिए कि रवि तेज दौड़ता होगा, रवि तेज दौड़ रहा है तो इसका समय कम लग रहा है 12 मिनट में, और सोनिया लड़की धीरे धीरे थोड़ा दौड़ती है इसलिए उसको 18 मिनट में लगती है। और दोनों को कहता है कि एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और एक समय पर, ऐसा नहीं कि कोई आगे कोई पीछे, एक समान समय पर एक ही स्थान से, और दोनों एक दिशा में, ना कि एगो इधर भाग रहा है एगो इधर भाग रहा है, दोनों एक ही ओर भाग रहे हैं, गोले गोले एक के दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि दोनों पुनः फिर कब एक ही बिंदु पर मिलेंगे। अच्छा, आप सोचिए कि हम इसको एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें। आपका भी माइंड में कंफ्यूज कर रहा होगा कि एचसीएफ से हल होगा कि एलसीएम से। आप सोचिए कि जब दोनों दौड़ना शुरू करेगा गोले गोले, तो एक दूसरे को जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा समय में कि कम समय में। आप खुद सोचो कि जब दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं एक के स्थान से एक के समय पर और एक ही ओर, एक ही दिशा की ओर, तो दोनों, है ना, अपना चाल के अनुसार तो भले आगे पीछे हो जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को तो पकड़ने की कोशिश कम समय में ही न करेंगे जी। इसलिए हम लोग इसको कम से कम समय में जल्दी पकड़ने के लिए और जल्दी मिलने की कोशिश भी करेगा, इसलिए हम लोग इसको एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लोवेस्ट मतलब कम से कम और एचसीएफ होता है हाईएस्ट मतलब अधिक से अधिक। तो यहां कम से कम समय ना चाहिए हमको, कम से कम समय चाहिए, कम से कम समय पर न दोनों मिलने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम लोग इन दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो किस विधि से? इस विधि से। पहले आप क्या कीजिए कि 18 को आप गुणनखंड तोड़िए, तो 2 से 9, फिर 3 से 3 3 9 और फिर 3 से 1, और 12 को भी तोड़ लीजिए तो 2 से 6 2 से 3। तो 18 का गुणनखंड कितना आया? तो 2 गुना 3 गुना 3, और 12 का कितना आया? तो 2 गुना 2 गुना 3। हम इसको क्या निकालेंगे? एलसीएम। कितना को? तो 18 के और 12 का, 18 12 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या? एलसीएम। तो चलिए, यहां पे हम बोले कि एलसीएम में कॉमन दोनों में से होना चाहिए, तो हो भी रहा है। जो कॉमन होगा पहले उसको लिखते हैं। यहां 2 ठो कॉमन मिला तो 2 के बदला में 1 लिखेंगे, यहां 2 ठो मिला उसको बदला में 1 मिलेंगे। इन दोनों का कॉमन नहीं हो रहा है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, है ना, कॉमन नहीं हो रहा है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। लेकिन बचे वाला तो फिर लिखाएगा ना, जो जो कॉमन हुआ उसको पहले लिख लेना है, जो बच गया उसको भी लिख लेना है। तो 3 और 2, है ना, तो गुना कीजिए, 2 तिया 6 6 तेरी 18 18 दूना 36, यानी कि 36 मिनट पर दोनों मिल जाएंगे। तो लिख दीजिए, क्या लिखेगा कि अतः, क्या लिखेगा कि अतः, है ना जी, अतः कितना करके एक प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? अतः 36 मिनट में पुनः, 36 मिनट में पुनः, तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर
मिलेंगे, मिलेंगे। ये मेरा हो गया आंसर। 36 मिनट क्या हो गया आंसर। आप प्रूव भी करके देख सकते हैं, आप प्रूव भी कर सकते हैं कि सही है कि गलत। अगर 36 मिनट लगता है दोनों को मिलने में, कितना 36 मिनट, अगर 36 मिनट में पुनः मिलेंगे, क्या होंगे मिलेंगे, तो सोचिए कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो 36 मिनट में कितना चक्कर सोनिया लगाएगी, तो सोनिया 2 चक्कर लगाएगी। कितना 2 चक्कर लगा देगी। जब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी क्या मिनट में, तो 36 मिनट में। क्यों, क्योंकि एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट, तो 36 मिनट में 2 चक्कर। रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट, तो 12 से 36 में भागा दीजिए, 12 से 36 में, तो रवि कितना चक्कर लगा देगा, तो 3 चक्कर लगा देगा। कितना 3 चक्कर लगा देगा, 3 चक्कर। क्यों कि एक चक्कर में 12 मिनट, तो 36 मिनट में 12 तिया 36। हम बोले ना कि रवि तेज दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ने के कारण 36 मिनट में 3 चक्कर और सोनिया 36 मिनट में 2 चक्कर, क्योंकि सोनिया धीरे धीरे दौड़ रही है और रवि तेज दौड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं और दोनों एक दूसरे के जल्दी पुनः वही स्थान पर जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम लोग क्या निकालें, LCM। उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 1.2 आपका पूरा समाप्त हो गया चैप्टर। ठीक है, आप क्वेश्चन इसको लिख के और बढ़िया से यहां से ऐसे इसको आप उतार लीजिएगा, देख लीजिए। मैंने तो डायग्राम बनाने के लिए इसे समझा दिया था, लेकिन आपको इतना ही उतारना है। देखिए अपना जितना गोल घेरे ना इसी को उतारना है, बाकी इसको नहीं उतारना है। इसको समझाने के लिए मैंने ले लिया एग्जाम्पल। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपको पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। और इसी तरह से बने रहिए और हम कंटिन्यू इसको पूरा हम NCERT है ना 2023 का जो बोर्ड परीक्षा उसको हम है ना पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आज इतना ही। जय हिंद।